बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम एमडी कैट फिज़िक्स का यूनिट नंबर 15 मॉडर्न फिज़िक्स उसका लास्ट सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक्सरेस। एक्सरेस इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी एक एमसीक्यू आ सकता है। अब आप देखें, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताई थी कि आपके पास जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें से 4 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू आ सकता है एनर्जी ऑफ फोटोन से, दूसरा एमसीक्यू आ सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तीसरा एमसीक्यू आ सकता है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से और चौथा एमसीक्यू आ सकता है आपको एक्सरेस से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डोमेन है, इसीलिए आपने इन तमाम सब टॉपिक्स पे ख़ास तवज्जो देनी है। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं एक्सरेस को। तो स्टार्ट में मैंने सिंपल कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत ही मामूली होती है, 0.1 नैनोमीटर से हम बोलते हैं इसको, या 1 आर्मस्ट्रांग बोलते हैं। उसके बाद जी इसको हम बोलते हैं रोंटगन रेस। याद रखिएगा कि एक्सरेज का एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं रोंटगन रेस। क्यों? क्योंकि ये विलियम रोंटगन ने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी। ओके, उसके बाद जी अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सरे प्रोडक्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस बात से आपको एक्सरेस प्रोडक्शन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें, एक लम्हे के लिए अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को माइंड में लेके आए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि जब आपके पास इनकमिंग रेडिएशंस किसी मेटल टारगेट पे पड़ती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दोबारा सुन लें कि जब इनकमिंग रेडिएशंस किसी मेटल टारगेट पे पड़ती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाओगे तो वहाँ से निकलेंगी एक्स रेस। बात समझ रहे हैं कि अब अगर आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाओगे तो वहाँ से जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं वो एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करेंगी। अब इसी चीज़ के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जी अभी हमने पढ़ा कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जो है क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो किसी मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करे और वहाँ से एक्सरेस को इमिट करे। तो फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। हमने कहा जी एक्सरे प्रोडक्शन के लिए 3 चीज़ें चाहिए आपको। पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन सोर्स, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को हिट करवाना है तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। दूसरी बात इनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना है ताकि ये इस मेटल टारगेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करें। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात टारगेट मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास एक्सरे प्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली हैवी एटम्स। हैवी एटम्स वो कि जिनके अंदर आपके पास जो है मल्टी शेल्स हो, मल्टी एनर्जी लेवल हो। यही वजह है कि यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि हाइड्रोजन एटम कैन नॉट इमिट एक्स रेस ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। अब हमें पता है कि एक्स रेस जो हैं वो तब आएंगी जब आपके पास एनर्जी लेवल बहुत जो है हाई होगा और वेवलेंथ बहुत कम होगी। ये आप देख सकते हैं। अब हाइड्रोजन का मसला ये है कि हाइड्रोजन में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत मामूली है और इमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वो एक्सरे स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती। यही वजह है कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए एक अदद हाई एटॉमिक नंबर वाला एटम, और अमूमन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है टंगस्टन मोलाबिडियम। ठीक है, ये 2 मेटल ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, और भी हो सकती हैं। वजह यह है कि हमें चाहिए हाई एनर्जी डिफरेंस ताकि इमिटेड रेडिएशंस एक्सरे रीजन के अंदर लाई कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, और अगली बात हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और जब ये स्ट्राइक करेंगी तो इनकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में हमें पता है कन्वर्ट हो जानी है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो टारगेट एटम जो है वो मेल्ट हो सकता है। इसीलिए हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एटॉमिक नंबर वाला एटम चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और दूसरे को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है इसका एक नाम है इनर शेल ट्रांजिशन। इसी तरह जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हैं इसको बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। अभी आपके साथ पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को डिस्कस करूंगा और फिर कॉन्टिन्यूस एक्सरेज को डिस्कस करूंगा। एक बात याद रखनी है कि एक्सरे प्रोडक्शन बहुत ही रैंडम फिनोमिना है और इसके अंदर हमेशा दोनों ही टाइप की एक्सरेज जो हैं वो
बनेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी और कॉन्टिन्यूस भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ले लें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कॉन्टिन्यूस एक्सरेज ले लें। ठीक है, एक्सरेज मैंने बताया प्रोडक्शन एक रैंडम फिनोमिना है, इतना फास्ट फिनोमिना है कि आपको दोनों किस्म की एक्सरेज मिलेंगी। सबसे पहले बढ़ते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। अब इसके नाम से ही जो है वो जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर शेल्स के अंदर ट्रांजिशन होगी, शेल के अंदर कुछ तब्दीली आएगी। तब्दीली किस तरह से आएगी, ये आपके सामने बिलफर्ज एक हैवी एटम है जिसके अंदर मल्टीपल आप शेल्स देख सकते हो और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। बिलफर्ज ही एक इलेक्ट्रॉन आया, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट कर दिया, खुद भी बाहर निकल गया। अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जंप करेगा। जब ये ऊपर से जंप करेगा तो ये हाई एनर्जी लेवल है और ये लो एनर्जी लेवल है। तो हाई से लो जब भी जंप होता है रेडिएशंस इमिट होती हैं। अब डिपेंड करता है कि इनका एनर्जी डिफरेंस कितना है। अगर एनर्जी डिफरेंस अच्छा खासा ज़्यादा है तो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होगी और वो एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर लाई कर सकती है। तो ये है जी हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन। इस तरह से आपके पास एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और ये फिर एक चेन बनती जाती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो तो ट्रांजिशंस होती चली जाती हैं। ओके, अब ये मैंने चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दी कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके पास वेवलेंथ कम होगी और वो एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर लाई कर सकती है। इंपॉर्टेंट तरीन बात क्या है कि ये जो एक्सरेज हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, ये किसी भी टारगेट एटम का करैक्टर बताती हैं कि इसके अंदर एनर्जी लेवल्स कितने हैं। आप उन रेडिएशंस को देख के, आप उस चेन को देख के आप बता सकते हैं कि अच्छा भाई इस टारगेट एटम के अंदर इतने एनर्जी लेवल हैं, तभी क्रॉसबॉन्डिंग इतनी वेवलेंथ्स इमिट हुई हैं। इसी चीज़ को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है मोज़लेस लॉ कि जिसमें इमिटेड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √Z। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होती हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि किस टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर कितना है और हमने इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस करना है। उसके बाद आप देखें जी सीरीज़, ये मैंने डिस्कस किया डिटेल में। अब आपके पास अगर तमाम ट्रांजिशंस के शेल के ऊपर ख़त्म हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं के सीरीज़। इसी तरह अगर एल शेल पे ख़त्म हो रही हैं तो वो होगा एल सीरीज़, और इसी तरह अगर उससे ऊपर जो है वो ख़त्म हो रही हैं तो वो हमारे पास जो है वो एम सीरीज़ आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये एम सीरीज़ भी हम बना लेते हैं। ओके, ये एम सीरीज़ आ गया। तो अब हम सिंपल यहाँ पे के सीरीज़ और एल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बात ज़रा समझिएगा, ये बात बुक में MCQ भी तौर पे भी दी हुई है, ये पता भी होनी चाहिए। अगर ट्रांजिशन L से K होती है तो इसको बोलते हैं K अल्फ़ा। अगर M से K होती है तो K बीटा, O से K होती है तो K गैमा और P से K होती है तो K सिग्मा। अब यहाँ पर आपने एक बात देखनी है कि इनका एनर्जी ट्रेंड क्या है। अब आप देखें कि ये L से K, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। अब आप देखें M से K, M से K क्या है, एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है क्या होगी, थोड़ी कम होगी। O से K देखें, एनर्जी डिफरेंस और बढ़ गया तो वेवलेंथ जो है वो और कम हो जाएगी। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एनर्जी ट्रेंड बताया हुआ है कि एनर्जी ऑफ K सिग्मा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ K गैमा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ K बीटा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ K अल्फ़ा। ये चीज़ MCQ में आ सकती है। इसी तरह एनर्जी ऑफ L गैमा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ L सिग्मा, एनर्जी ऑफ L सिग्मा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ L गैमा ग्रेटर देन L बीटा ग्रेटर देन L अल्फ़ा। इसी तरह अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो K सीरीज़ की एनर्जी है वो L सीरीज़ की एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये बात भूलनी नहीं है, ये बात बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है K सीरीज़ के लिए। इसीलिए हमने कहा कि K सीरीज़ का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ओवरऑल वो L सीरीज़ से ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ ट्रेंड की। तो अब हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो देखें जी, वेवलेंथ ऑफ K सिग्मा लेस देन वेवलेंथ ऑफ K गैमा लेस देन वेवलेंथ ऑफ K बीटा लेस देन वेवलेंथ ऑफ K अल्फ़ा। इसी तरह जी ये आपके पास L सीरीज़ का आ गया। ओके, अगली इंपॉर्टेंट बात, ये बात बहुत अहम है और ये बात भी एंट्री टेस्ट में बहुत दफ़ा जो है वो पूछी जाती है और बहुत से एंट्री टेस्ट की बुक्स में ये MCQ अवेलेबल है। द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये जो है आपके पास वेवलेंथ हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं, इन्होंने करैक्टर बताना है।
ओके, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, याद रखिएगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन जी ऑफ मेटल, और जी क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंडेंस है। उसके बाद जी ये 3 MCQs आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं। देखें जी, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लेस देन वेवलेंथ ऑफ के, सॉरी वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा लेस देन वेवलेंथ ऑफ एम अल्फा। तो ये अल्फा का आपके पास क्या है? ट्रेंड आ गया, ठीक है, के अल्फा का एल अल्फा और एम अल्फा के साथ। सिमिलरली ये जो आपके पास ट्रेंड है, ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी का, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह ये आपके पास एक और जो है वो डिस्कस किया गया है कि वेवलेंथ ऑफ के अल्फा इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एल बीटा, ठीक है। तो ये जी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज से रेलेवेंट थोड़ी सी क्वेश्चन डोमेन थी जो डिस्कस की गई है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, एक्सरेज को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इस टॉपिक को एंड कर दें। स्टूडेंट्स, अब ये इस लेक्चर का आखिरी हिस्सा है कि जिसके अंदर हम कॉन्टीन्यूस एक्सरेज को डिस्कस करेंगे। कॉन्टीन्यूस एक्सरेज को हम ब्रेकिंग रेडिएशन और इस इफेक्ट को हम ब्राम-स्टॉलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर। तो देखिए इसका जो मेन कॉज है, समटाइम्स क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इमिट हो रहे हैं सोर्स से, उन सब की एनर्जी डिफरेंट होती है। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो डिफरेंट एनर्जी से होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो जाकर इलेक्ट्रॉन को जो है नॉकआउट कर देते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो नॉकआउट नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उसको डीएक्सेलरेट कर देते हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन जब उस मेटल टारगेट के करीब गया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है। तो ये एक क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो फील करेगा, जिसकी वजह से ये डीएक्सेलरेट होता जाएगा। अब ये कॉन्टीन्यूसली डीएक्सेलरेट होता होता वहाँ से निकल जाएगा। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो या डीएक्सेलरेट हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है। तो सेम यहाँ भी यही होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली डीएक्सेलरेट होगा तो ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस इमिट करेगा। वो जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस हैं वो एक्सरे रीजन के अंदर लाई करती हैं। यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनको हम कॉन्टीन्यूस एक्सरेज भी बोलते हैं और उनको ब्रेकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ब्रेक्स लग रही हैं जूं जूं ये उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो शेल्स के अंदर हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखिए मैंने बड़े वाज़िह अल्फाज में यहाँ लिख भी दिया है कि ये जो कॉन्टीन्यूस एक्सरेज है इसकी रीज़न क्या है? डी एक्सेलरेशन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी एंड द इफेक्ट ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स है, दूसरी बात इनसफिशिएंट एनर्जी है, और तीसरी बात कि ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील करता है, जिसकी वजह से ये डी एक्सेलरेट होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन विल सफर रिपल्शन एंड हिंस इट लूज इट्स एनर्जी एंड डी एक्सेलरेट कॉन्टीन्यूसली टू गिव कॉन्टीन्यूस और ब्रेकिंग रेडिएशंस। ये सारी बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये अपनी सारी एनर्जी एक साथ ही जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसकी वो यूज़ हो जाती है, और समटाइम्स ब्रेक्स लगती हैं। तो इसी हवाले से यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है कट ऑफ वेवलेंथ का, या इसको हम बोलते हैं लैम्डा मिनिमम। अब जो कट ऑफ वेवलेंथ है या लैम्डा मिनिमम है, ये क्रॉसपोंड टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स मैक्सिमम एनर्जी। तो हम कहते हैं कि जो लैम्डा मिनिमम है, ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है, या जो आपके पास, या हम कहते हैं जो हमारे पास ये जो लैम्डा मिनिमम है, ये जो कॉन्टीन्यूस एक्सरेज की वेवलेंथ है, उसका जो फार्मूला है वो है hc/v। अब यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो बात ये है कि कॉन्टीन्यूस एक्सरेज जो हैं ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती हैं, जबकि आपके पास करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो थी वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती थी। ये फार्मूला आ गया और ये आ गया शॉर्टकट। अब आपने क्या करना है? आपने लैम्डा मिनिमम निकालनी है क्रॉसपोंडिंग टू अप्लाइड पोटेंशियल। ये देखें, तो आपने जो शॉर्टकट इस्तेमाल करना है वो है 12400 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय वी। ये वी यहाँ पर वोल्टेज होगी। अगर किलो वोल्ट्स आ जाए तो आपने यहाँ पर किलो वोल्ट्स पुट कर देना है, ठीक है। इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर कह रहा हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांस हैं वो इस फार्मूले से हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके,
कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये बात हो चुकी है। लैम्डा मिनिमम का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन आपके सामने है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई, ये भी पूछी जा सकती है। अब ये हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है जी हमारे पास एक्सरेज का, कि जिसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही हैं पीक्स, ये सिंगुलैरिटीज़ जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज शो कर रही हैं, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन शो कर रहा है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ये सवाल आ चुका है एमडी कैट में डायग्राम बेस्ड, उसने कहा था कि ये जो सिंगुलैरिटीज़ हैं ये क्या चीज़ शो करती हैं, तो आपने कहना है जी ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज शो कर रही हैं, और बाकी जो स्पेक्ट्रम है ये हमें कॉन्टिन्यूस एक्सरेज दे रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि डिस्क्रीट लाइन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। और ये लैम्डा मिनिमम जरा देखें जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी एमडी कैट में आ चुका है। लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगी, ये देखें ये है लैम्डा मिनिमम। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लैम्डा मिनिमम है, इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, इसकी वैल्यू जाती है इन्फिनिटी तक, तो ये उसकी रेंज पूछी जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है क्वालिटी ऑफ एक्सरेज। तो क्वालिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर और टारगेट मेटल के ऊपर। अब क्वालिटी की वजह से एक्सरेज की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है हार्ड एक्सरेज और एक है सॉफ्ट एक्सरेज। सबसे पहले हम हार्ड एक्सरेज को डिस्कस करते हैं। मोर पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, ये जो है इसीलिए ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई है और रेंज कितनी है फ्रीक्वेंसी की, 10 की पावर 19 हर्ट्स। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच इज़ मोर डैमेजिंग, तो हमने कहना है हार्ड एक्सरेज आर मोर डैमेजिंग। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सॉफ्ट एक्सरेज जो हैं ये पेनिट्रेट हो जाती हैं और ये वहाँ पे रहती भी हैं। ओके, तो ह्यूमन बॉडी के लिए हम कहते हैं जी कि सॉफ्ट एक्सरेज जो हैं ये ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि ये वहाँ पे फिर जो हैं वो रहती हैं, और इनके रहने की वजह से क्या होता है, बोन ब्रेकिंग और फिर जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब करती हैं, और फिर ऑफस्प्रिंग के डिजीज़ और ये सारे मसले ये आपने पढ़े हुए। अच्छा जी, इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, और वेवलेंथ की रेंज 0.1 आर्मस्ट्रांग से 4 आर्मस्ट्रांग होती है। सॉफ्ट एक्सरेज लेस पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि है ये भी नुकसानदेह, ये नहीं कि ये नुकसानदेह नहीं है, ये भी नुकसानदेह है। ओके, फ्रीक्वेंसी कम है 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक। वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है 4 आर्मस्ट्रांग से लेके 100 आर्मस्ट्रांग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटी डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर। इसी तरह जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, इंटेंसिटी डिपेंड करती है फिलामेंट करंट के ऊपर, और ये दोनों ही सेपरेट क्वांटिटीज़ हैं, याद रखिएगा। इंटेंसिटी का क्वालिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी का इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ये दोनों पैरामीटर हम अलग अलग कंट्रोल करते हैं एक नई एक्सरे ट्यूब के अंदर, जिसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्वालिटी एंड इंटेंसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय कूलिज ट्यूब, ठीक है। फिलामेंट करंट ज़्यादा कर दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा कर दोगे तो क्वालिटी ऑफ एक्सरेज इंप्रूव हो जाएगी। थिंग्स टू रिमेंबर में ये जी फार्मूला है, ये आ गया जी इसकी इंटेंसिटी का, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर का। ये एक्सरेज शेडो फोटोग्राफी देती है, आप जानते हैं जी बोन्स में ज़्यादा जो है ये पेनिट्रेट कर जाती है। कैन नॉट यूज इन रेडार, रेडार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या वजह है, एक तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, दूसरा ये एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रेडार के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजेस सीटी एंड कैट स्कैनर के अंदर इस्तेमाल होती है, ये आपकी बुक में है, आपने देखा होगा, इसको ज़रा एक दफ़ा रीड कर लेना। एक्सरे डाइफ्रैक्शन, क्रिस्टलोग्राफी, रेडियोथेरापी के अंदर इस्तेमाल होती है, आप जानते हो। इंजीनियरिंग में अमूमन ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, वेल्डिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये चेस्ट एक्सरे, टूथ का एक्सरे वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल होती है। मेडिकल साइंस, ठीक है। तो ये जी इसके यूजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने एक्सरेज को जो है डिटेल में पढ़ा है। एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक की लाइंस को भी लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, जितनी साइड इन्फॉर्मेशन हैं उनको भी देख लीजिएगा, और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी आपने करने हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है ये ख़त्म होता है। तो आपसे अब ये मेरी बारहा मैं ये बात कर चुका हूँ कि इन टॉपिक्स के ऊपर ख़ास तवज्जो दें, ख़ास तवज्जो दें, ख़ास तवज्जो दें। क्वेश्चन डोमेन आपके सामने है, मटेरियल आपके सामने है। यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट सो दैट आप यहाँ से अपना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ठीक करें। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।